हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुखदेव एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। देखिए, आज हम फिर से सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। ओके, उसी का एक टॉपिक रहेगा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मीन्स क्या टीच करूँगा मैं इसमें। यहाँ पे मैं यही बताऊँगा कि जब सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व होता है देन क्या क्या होता है। ओके, जब गैस किसी लिक्विड में डिजोल्व होती है देन क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी के बारे में बता दूंगा भाई। एकदम से क्लियर कर दूंगा टॉपिक। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि लास्ट तक देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, समझिएगा। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो देखो गाइज, क्या है कि हमने लास्ट टाइम हमने रीड किया था पीपीएम के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में। ये सभी चीज़ें मैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री की बता चुका हूँ। अगर किसी को भी डाउट है मैं देन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है जी। देखिए, मैं वन बाय वन करके सभी लाइंस को रीड करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। देखिए, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। मतलब आपके दिमाग में अगर एक चीज़ घूम रही हो भाई कि मैंने कोई भी लिक्विड लिया, ठीक है, और उसमें कोई भी सभी सॉलिड क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, देन वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। देन ये वाली चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता। हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है जी। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस एग्जांपल को समझिएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर रेडली। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl, और जो शुगर है वो वाटर में बड़े इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर, देखिए जो दोनों चीज़ वाटर में क्या हो जाते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। बट नेप्थालीन एंड एंथ्रासीन डज नॉट डिजॉल्व इन इट। बट जो ये नेप्थालीन है और जो एंथ्रासीन है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, समझे। इस लाइन में यही बोला कि सोडियम क्लोराइड और शुगर है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, बट नेप्थालीन और एंथ्रासीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इसी तरह से अगर देखा जाए, नेप्थालीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व इन बेंजीन। अब ये नेप्थालीन और एंथ्रासीन जो है ये किस में डिसॉल्व हो जाती हैं, ये डिसॉल्व हो जाती हैं बेंजीन में। ठीक है, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन इट। जो सोडियम क्लोराइड है और शुगर है वो बेंजीन में जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगे। समझे। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें यही पता चलता है कि हर एक चीज़ हर एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैटर करता है। ठीक है, ओके, समथिंग स्पेशल, मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। ओके, जब कोई चीज़ किसी में क्या होगी, डिजॉल्व होगी। और जो वो चीज़ स्पेशल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, देखिए उसे मैंने कंक्लूजन में यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पोलर डिजॉल्व इन पोलर। ठीक है, एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। ठीक है, जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेप्थालीन और एंथ्रासीन क्या है, ये दोनों नॉन पोलर है। ये क्या है, नॉन पोलर। और जो बेंजीन ली है वो भी क्या है, नॉन पोलर। सो नॉन पोलर किस में डिजॉल्व हुआ, नॉन पोलर में। और ये NaCl है वो क्या है, ये है, ये पोलर है। और वाटर है, वाटर भी क्या है, एक पोलर है। सो उसमें क्या हो गया, डिजॉल्व। पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ओके, इसी तरह से एक चीज़ और हम बोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसमें ये भी बोल सकते हो कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। बट इसमें एक चीज़ और आ जाती है, अ सल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट विद सेम इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें वो ये बोल रहा है कि सल्यूट जाके उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जिसकी इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस क्या होंगी, सेम होंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन का सेकंड पार्ट। जो मैंने बोला वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इंटरमोलिक्यूलर सेम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, इसका सेम ही मतलब है, जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था ना वो सेम ही है लगभग इससे। ओके, देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ नेप्थालीन की। ठीक है, नेप्थालीन, अगर मैं नेप्थालीन को डिज़ोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, नेप्थालीन को किस में डिज़ोल्व करूँगा मैं, ओके, बेंजीन में।
ठीक है। अब ये तब ही डिसॉल्व होगा अगर इसकी इंट्रैक्शंस और इसकी इंट्रैक्शंस क्या होंगी, सेम। देखिए यहाँ पे जो फोर्सेज होंगी वो कौन सी होंगी, वो लंदन फोर्सेज होंगी, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, जो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ओके, जो क्या है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ओके, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो डाइपोल तो बनेगी नहीं, ठीक है, डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इसमें क्या होंगी, इसमें लंदन फोर्सेस होंगी। ये किसके कारण होती हैं, ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू इट्स मास। सेम उसी तरह से जैसे हम क्या बोल देते हैं, वंडरवाल फोर्सेस बोल देते हैं ना, जैसे वंडरवाल फोर्सेस, कुछ उसी तरह से होंगी ये, ओके। इस तरह से भाई क्या है कि बेंजीन का भी सेम सीन है, क्योंकि बेंजीन जो है, ठीक है, वो भी क्या है, एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण उसमें भी कोई डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके कारण उसके भी जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, वो किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स है बेंजीन के, वो अट्रैक्ट करते हैं किससे, लंदन फोर्सेस से, ठीक है। लंदन फोर्सेस बोल सकते हैं, जैसे हम दूसरी तरफ भाषा कभी कभी हम बोल देते हैं वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस भी बोल सकते हैं ना, हम कभी कभार बोल देते हैं इस दोनों को, ओके। ये किसके कारण होती है, ड्यू टू मास, उसके मास के कारण होती है। सो यहाँ पे भी लंदन फोर्सेस हैं, ठीक है। सो इसमें भी क्या है, दोनों में लंदन फोर्सेस हैं। देन ऑब्वियसली क्या होगा, नेप्थलीन इजीली डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, बेंजीन में। सो क्या है कि दोनों में ही सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस है वो सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। गाइस क्वाइट इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया ना तो बता दियो भाई, दोबारा से समझा दूंगा, बट करना है किसी भी हालत में, ये याद रखियो, ओके। आगे देखिए, इसी तरह से समझा रहा हूँ एक। इसी तरह से दूसरी बात करते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड, वो किस में डिसॉल्व किया हमने, वाटर में, ठीक है। अभी भाई ध्यान से देखियो, ये सोडियम क्लोराइड है ना जो NaCl, यहाँ इस पे सोडियम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, Cl पे क्या आता है, नेगेटिव। सो ये क्या बन गई, एक डाइपोल, ये क्या बन जाएगी, एक डाइपोल। इसमें में क्या होंगी फिर, डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शंस, इसमें क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, है ना। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर में भी डाइपोल बन जाती है, देखो क्यों, क्योंकि एक साइड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये भी एक किस्म की क्या बन जाएगी, डाइपोल, ओके। यहाँ पे भी क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो जाएंगी, ओके। दोनों में सेम तरह की फोर्सेज है, ओके, सेम टाइप की फोर्सेज है, दैट्स वाई फोर्सेज आर सेम, देन क्या होगा, देन वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी चीज़ तो बोलते हैं हम, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, ये भी समझ आ गया होगा आपको इजीली। दोस्तों अब आगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स आपको समझाऊंगा, जैसे यहाँ पे कि डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओके, ये भी आपको सिखा दूंगा, बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। सो देखिए क्या बोला है, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, देखिए ये सॉल्वेंट हो गया, ओके, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, कोई भी सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या रहेगा यहाँ पे, सोल्यूट, ओके। व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। मतलब क्या होगा कि भाई जब सॉलिड आप ऐड करोगे तो सोल्यूशन में क्या होगी, सॉलिड की मात्रा क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और उस जो सोल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन, ठीक है भाई, याद रखिएगा ऐसे। सोल्यूट को ऐड किया हमने, सोल्यूट कौन सा, सॉलिड। सॉलिड को जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, देन उसकी मात्रा धीरे धीरे सोल्यूशन में ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन। दोस्तों आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम डिफाइन करेंगे क्रिस्टलाइजेशन को। When some solute particles in solution collide with solid solute particles, देखिए ये वाले हैं सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स जो पहले ही बीच में पड़े हुए हैं, देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक किए मैंने, है ना, डायग्राम में, ओके। जब कहता है कि जो सॉलिड के सोल्यूट पार्टिकल्स बाहर से आकर, ओके, इनसे टकराएंगे, क्या करेंगे, टकराएंगे मतलब कोलाइड करेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड आउट, देन ये वाले पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे,
सेपरेट हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में सेपरेट होंगे? क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट होंगे। देन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा है कि जो सोल्यूशन में क्या होंगे, पहले से ही पार्टिकल होंगे किसके? ठीक है, सॉलिड के, जो सोल्यूशन में होंगे। जब उसमें क्या है, बाहर से आकर सॉलिड के पार्टिकल ऐड किए जाएंगे, देन क्या होगा, वहाँ पे कोलिजन होगी। ठीक है, वो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो क्या कर जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस तरह से जो सेपरेट हुए पार्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल्स बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्रिस्टल्स क्या होते हैं और क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। क्रिस्टल्स होते हैं जो पार्टिकल सेपरेट होंगे, जिस प्रोसेस से होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। दोस्तों आगे देखिए, आगे यहाँ पे बात करेगा वो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, हम अ स्टेज कम व्हेन बोथ अकर्स एट सेम रेट वी कॉल दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। देखिए बोथ क्या बोल रहा है वो, बोथ अकर्स, बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे? बोथ का मतलब है यहाँ पे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, पहली बात तो कि जो जब हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं किसमें? सॉल्वेंट में। ओके, सो जो ऐड करने वाली प्रोसेस है जिसमें डिसॉल्व होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी प्रोसेस को नाम दिया था हमने डिसोल्यूशन। क्या बोला था? डिसोल्यूशन। इसी तरह से हमने दूसरी प्रोसेस की थी, उसमें क्या होता था कि जो सोल्यूशन है वो बना हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन बना हुआ है, उसमें हमने क्या पार्टिकल ऐड किए? फिर से सॉलिड के पार्टिकल ऐड किए। ठीक है, सोल्यूशन में ऐड किए, लेकिन जो पहले से ही डिसॉल्व हुए होते हैं ना, जब वो पार्टिकल जाके उनसे टकराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब इसमें डिसॉल्व हो रहे थे, इसमें क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। जब वो दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली, देन हम बोल देते हैं कि क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। मतलब चीज़ें ऐड भी हो रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं, मतलब यही चीज़ आ गई ना, इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ। सो इक्विलिब्रियम का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड रहेगी उतनी ही क्या रहेगी? बैकवर्ड। ठीक है, सो देन उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं कि क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, अभी इसके बेस पे क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे? एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे एक तरह से रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ठीक है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन होगी ना सोल्यूट की, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट याद रखिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। बिकॉज दोस्तों अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर में से किसी एक को भी चेंज करोगे देन इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर एक कंसंट्रेशन पे जाके इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में से किसी एक को भी चेंज करोगे देन इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए आगे लाइन में लिखा हुआ है द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। ऑब्वियसली यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आ गया तब ना तो कोई चीज़ उसमें डिसॉल्व होगी, ठीक है, और चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी, देन हम सोल्यूशन को क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। ओके, बिकॉज उसमें और सोल्यूट पार्टिकल्स और ऐड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होंगे, देन हम क्या बोल देंगे कि सोल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ओके, देखिए ये तो होगी सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है ना। अब अगर हम इसी तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उसे बोलेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है ना सोल्यूशन में, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करी जा रही है, मतलब और डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट, देन उस टाइम पे हम सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। ओके यार, सिंपल सी बात है, जब मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया देन क्या होगा? सैचुरेटेड। ठीक है, जब मैक्सिमम डिसॉल्व नहीं हुआ देन की होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखो दोस्तों इसी पे आज हम क्या रीड करेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सोलेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई टेम्परेचर का, उस चीज़ को रीड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कंपटीशन में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। द सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। पहली बात यह है भाई कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या होता है कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, ठीक है, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक।
मैं दोनों को समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये हीट क्या करती हैं, रिएक्शंस एब्जॉर्ब करती हैं। ये क्या करती हैं, अमिट करती हैं, अमिट हीट, ठीक है, ये हीट को क्या करेंगी, अमिट करेंगी। सिंपल सा है ना। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मो मीन्स हीट, ओके। सो ये क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, मतलब अमिट करेंगी हीट को, ओके। और ये क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी हीट को। पहले तो ये समझ लीजिए कि एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। पहले उसे ध्यान से समझिएगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन एंडोथर्मिक रिएक्शन पे क्या प्रभाव होगा इसका, ओके। देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट भी इंक्रीज हुई, हीट इंक्रीज हो गई। देन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, उसको हीट चाहिए, रिक्वायर्ड है ना उसके लिए हीट, उसे हीट चाहिए। अगर हीट चाहिए तो वो क्या होगी, उसके फेवर की बात होगी। अगर फेवर की बात होगी देन उससे क्या होगा, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे देन सोलेबिलिटी क्या करेगी, सोलेबिलिटी उसके फेवर की बात है ना, तो सोलेबिलिटी ऑब्वियसली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन सोलेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन हीट इंक्रीज होगी, और वो हीट उसे रिक्वायर्ड है, चाहिए, ओके। अगर वो हीट चाहिए तो वो उसके फेवर की बात है। देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसकी हीट से इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या होगा, सोलेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। सेम उसी तरह से अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या कर रही हैं, वो हीट को अमिट कर रही हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, नीचे इसकी सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब एक्सोथर्मिक को हीट चाहिए नहीं, उसे हीट रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, हीट को अमिट कर रहा है, उसे हीट नहीं चाहिए, उसके पास तो पहले ही एक्स्ट्रा थी, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, अमिट कर रहा है। सो नॉट रिक्वायर्ड। देन ये उसकी फेवर की बात हुई नहीं, उसके फेवर की बात नहीं है। अगर उसके फेवर की बात नहीं है देन उसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, उससे उल्टा हो रहा है ना, तो सोलेबिलिटी क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सोलेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सोलेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाती है जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वेदर कभी भी अगर टेम्परेचर का इफेक्ट आपने डिस्कस करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट तो डिस्कस कर लिया है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। पहले ये सुन लीजिए भाई कि जब भी किसी सॉलिड को किसी भी हम किस में डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, देन उस केस में क्या है, उस केस में प्रेशर का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं, वो कंप्रेस ही नहीं होंगे। अगर वो कंप्रेस ही नहीं होंगे देन इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई यहाँ पे कि जैसे टेम्परेचर के में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था ना कि एंडोथर्मिक में क्या होगा, एक्सो में क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम यही बोल देते हैं कि रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन अनइफेक्टेड, मतलब इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कॉमनली हम यही चीज़ बोल देते हैं, ओके दोस्तों। सो ये आज का लेक्चर था। अगर किसी को कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे देन शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा।